चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सीए डॉक्टर दिलीप गुप्ता और मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ। चलिए बेटा, तो अपन लोग बेटा चालू करेंगे लॉ, क्योंकि अपन लोगों को इसके अंदर दो पोर्शन पढ़ने हैं। ठीक है, दो चीजें कैसे पढ़नी है मैं बताता हूं आपको, एक मिनट। पहली क्लास और उसी के अंदर चलिए, तो अपने बेटा सीए फाउंडेशन के अंदर, जैसा आपको पहले से पता है, पेपर नंबर 2 है ये, और इसमें भी आपको दो पोर्शन पढ़ने हैं। यानी जो पेपर नंबर 2 है हमारा, वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो लॉ और एक रिपोर्टिंग वाला जो पोर्शन है वो भी इसी के अंदर कवर होता है। राइट, लॉ वाला जो पोर्शन है वो 60 नंबर का है और रिपोर्टिंग वाला 40 नंबर का है। ठीक है ना, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन के नाम से जो है, तो वो आपको उसमें पढ़ना, यहां नहीं पढ़ना, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ लॉ वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इस लॉ वाले पोर्शन में जो कंटेंट है ना बेटा, उसमें दो डिवीजन है। हम लोग इसको टेक्निकली दो डिवीजन लेके, जैसे आप सी इंटर में जाओगे या सीए फाइनल में जाओगे, तो उस समय आपको दो कैटेगरी मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है बेटा कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ का मतलब आपने हो सकता है कई बार ये शब्द सुना भी हो, कॉर्पोरेट लॉ। ये कॉर्पोरेट लॉ का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट लॉ का मतलब है कंपनीज एक्ट। वैसे तो लोगों ने इसके बहुत सारे मीनिंग कर दिए। कई लोग कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ के अंदर वो लॉ भी आते हैं जो कॉर्पोरेट पे लगते हैं। यानी अगर हम इसके भी पीछे जाके बात करें और एज ए सीए बात नहीं करें, नॉर्मली बात करें, तो टोटल जो लॉ है उनको दो कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में डिवाइड करके रखा जाता है। कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ का मतलब है जो लॉ किसी कॉर्पोरेट पे लगते हैं। अब इसमें कंपनीज एक्ट भी आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आ रहा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आ रहा है। यानी जो जो लॉ बिजनेस करते समय लगेंगे उनको कॉर्पोरेट लॉ बोला जाता है। दूसरा कैटेगरी होता है जनरल लॉ, जो किसी भी तरह के बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो किसी तरह के क्रिमिनल ऑफेंस से भी रिलेटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अब वो बिजनेस करने के टाइम पे भी काम में आता है और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो भी आएगा। जैसे आप कोई बिजनेस नहीं करते, आपने किसी को चेक इश्यू करा, चेक डिसऑनर हो गया, तो आपको सजा मिलेगी। अब आप तो बिजनेस नहीं कर रहे ना, फिर भी आपके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लग रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट आपके ऊपर लगेगा, आप बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउरी एक्ट वो भी आपके ऊपर लगेगा। तो ऐसे लॉ जिसका बिजनेस करने या नहीं करने से कोई लेना देना नहीं। और तीसरा होता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ मतलब आपने किसी तरह का कोई क्राइम करा, उसके बदले में जो आपको सजा मिलेगी। अब ये तो लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब अपने को, आपको, मुझे क्रिमिनल लॉ तो पढ़ने नहीं, तो उसको साइड में कर देते हैं। उसके अलावा जो फैमिली लॉ है, जो सेकंड नंबर का था जनरल लॉ, वो भी अपने को नहीं पढ़ने, तो अपने लिए तो ये वैसे भी बेकार हो गए। अपन रह गए चार्टेड अकाउंटेंट। तो चार्टेड अकाउंटेंट को पढ़ने हैं वो लॉ जो किसी भी बिजनेस पे लगते हैं। यानी हमें तो बिजनेस के बाहर जाना ही नहीं है ना। क्रिमिनल केस लड़ने के लिए लॉयर है, जनरल लॉ लड़ने के लिए लॉयर है। हमारा काम है किसी भी एंटिटी के बिजनेस को मैनेज करना, तो उसको मैनेज करने के लिए जो लॉ लगेंगे वही पढ़ेंगे। इसीलिए उन लॉ को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कॉर्पोरेट लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, और दूसरा आप या मैं, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, इसका नाम ये हो जाएगा अलाइड लॉ। अलाइड लॉ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेन लॉ नहीं है। जैसे कंपनीज एक्ट है, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए कंपनीज एक्ट मेन लॉ है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ कंपनीज एक्ट ही लगते हैं, बहुत सारे लगते हैं। इस अलाइड लॉ में बहुत सारे लॉ हैं, मतलब बहुत सारे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ये नाम है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सेबी एक्ट, ठीक है ना, कंपटीशन एक्ट, बहुत सारे लॉ हैं। क्योंकि जब एक बिजनेस चलता है तो अगर वो कंपनी है तो कंपनीज एक्ट, और कंपनीज के अलावा छोटे मोटे बहुत सारे एक्ट है। आज आपको एक बिजनेस है, अगर आज वो कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगाना पड़ेगा। आपने माल बेचा तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। आपने किसी को चेक फाड़ के दिया, या आपने किसी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, या आपने किसी को प्रोमिसरी नोट दिया, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लगेगा। अब हमें ये जो कॉर्पोरेट लॉ है ना बेटा, ये आपको सिर्फ फाउंडेशन में पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप फाउंडेशन में भी पढ़ोगे, इंटर में भी पढ़ोगे और फाइनल में भी पढ़ोगे।
मतलब ये आपको एंड तक पढ़ना है। यानी ये इतना बड़ा लॉ है कि आपको सिर्फ फाउंडेशन में नहीं पढ़ाया जा सकता, तो तोड़ दिया। तोड़ कैसे दिया? इसमें करीब करीब 470 सेक्शन है। कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है। तो इन्होंने बोला कि जो बड़े सेक्शन है, एडवांस्ड सेक्शन है, उसको अपन पढ़ाएंगे सीए फाइनल में। तो ये सीए फाइनल में आपको ले गए सेक्शन 149 से लेके 470। इंटर में पढ़ाएंगे 1 से लेके 148 तक। तो फाउंडेशन में क्या पढ़ाओगे भाई? 1 से लेके 148 आपने इंटर में पढ़ा दिया, 149 से लेके 470 आप फाइनल में पढ़ाओगे। तो फाउंडेशन में क्या है? बोले फाउंडेशन में ओवरव्यू है कि जब बच्चा फाउंडेशन से निकल के इंटर में जाए तो कंपनीज एक्ट, चूंकि आप देख ही रहे कॉर्पोरेट कंपनीज एक्ट, आपको फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों जगह पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट कितना है ये तो बताने की जरूरत मेरे हिसाब से है ही नहीं, है ना। कितना इंपॉर्टेंट है इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि बैकग्राउंड बेस जो है वो हम लोग फाउंडेशन में क्रिएट कर देते हैं और इसको हम लोग एडवांस्ड लेवल पे धीरे धीरे इंटर एंड फाइनल में जाके पढ़ेंगे। अब फाइनल में जब आप फाइनल को तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि फाइनल में जो पढ़ना है वो तो ना फाउंडेशन में है ना इंटर में, उसको तो छोड़ो। अपन बात करेंगे फाउंडेशन और इंटर की, क्योंकि फाउंडेशन में जो ओवरव्यू है, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं लिखूंगा नहीं। फाउंडेशन में जो ओवरव्यू है वो सिर्फ इंटर वाले कंटेंट का ओवरव्यू है। यानी यहां आपको हम सेक्शन 1 से लेके 149 जो है सिर्फ उसी का ओवरव्यू देंगे। कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी में काम कौन कौन करता है, डायरेक्टर्स जो आपने सुना होगा वो होता क्या है, कैसे बनती, कैसे कंपनी। आज अगर मुझे आप सीए कर रहे हो, अभी लोग आपके आसपास के लोग, आपसे संबंधित लोग आपसे पूछे कि कंपनी कैसे बनती है, आपको तो पता ही नहीं है, जबकि आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप सीए कर रहे हो। तो कंपनीज एक्ट में यहां पे फाउंडेशन में क्या बोला? फाउंडेशन में कंपनी क्या होती है, कितने तरह की कंपनीज होती है, कंपनी बनती कैसे है, कंपनी बिजनेस कैसे करती है, उसको चलाता कौन है, डायरेक्टर्स में और मेंबर्स में क्या फर्क होता है, मुझे अगर किसी कंपनी का मेंबर बनना है तो मैं कैसे बनूंगा, कंपनी के पास बिजनेस चलाने के लिए पैसा कहां से आता है, यानी कैपिटल से आएगा, डिबेंचर से आएगा, बॉन्ड से आएगा। ये जो बेसिक चीजें हैं जो कि किसी भी कंपनी के बारे में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता ही होनी चाहिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, एक सीए स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। चार्टर्ड को तो पूरा कंपनीज एक्ट आना चाहिए, एक सीए स्टूडेंट को जो पता होना चाहिए वो इन्होंने डाला फाउंडेशन। सारा जो फाउंडेशन में पढ़ोगे वो इंटर में भी पढ़ना है, वो लेवल थोड़ा एडवांस हो जाएगा। यहां हो सकता है फाउंडेशन में शायद आज आपको सेक्शंस याद ना करनी पड़े, हम तो चाहते हैं आप याद करें सेक्शन, क्योंकि सेक्शन याद करेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। पर अगर आपने सेक्शन बाय चांस नहीं भी लिखा तो कोई बहुत सीरियस इश्यू नहीं होता, नंबर पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर इंटर में और फाइनल में सेक्शन नहीं लिखा तो फर्क पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन में जो लेवल है वो आता है बेसिक लेवल, इंटर और फाइनल में आता है एडवांस्ड लेवल। वहां हम आपको प्रोफेशनल, अभी तो हम आपको प्रोफेशनल बनाने की नींव रख रहे हैं, तो अभी तो नॉलेज चाहिए। फाइनल इंटर में हम आपको एक्सपर्ट बनाते हैं कि सीए बनने के बाद जब आप निकलो ना तो हम सेक्शन पे बात करते हैं। जैसे दो डॉक्टर बात करते हैं, आप और मैं बोलते हैं हड्डी टूट गई, वो हड्डी नहीं बोलते हैं, वो टेक्निकल भाषा में बात करेंगे। माइनर फ्रैक्चर है, मेजर फ्रैक्चर है, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, जो कि आपको और मेरे को शायद समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट है। अब आप भी सीए बन गए, मैं भी सीए बन गया, और हम अभी भी सामान्य भाषा में बात करें तो फिर क्या फायदा हमारे सीए बनने का। तो फाइनल में, इंटर में सेक्शन पे बात करेंगे, फाउंडेशन पे सेक्शन पे कम बात करेंगे, कंटेंट पे, क्योंकि ओवरव्यू देना जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। एक चीज, अब अलाइड लॉ में जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारे लॉ आते हैं, तो सारे लॉ तो यहां नहीं पढ़ सकते, तो अलाइड लॉ में कुछ लॉ आप यहां पढ़ोगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ठीक है, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। हाँ बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं है, अभी कर देते हैं। ठीक है, तो वहां ये अलाइड लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब आप जब इंटर में जाओगे ना तो मालूम है क्या होगा, इंटर में ये तीनों तो आपको पढ़ने ही है। अगेन इन तीनों का ओवरव्यू और इनका एडवांस्ड जो लेवल है वो इंटर में, लेकिन वहां पे मालूम है इस लिस्ट में 3-4 अलाइड लॉ और जुड़ जाएंगे, यानी वहां पर आपको ये तीन तो डिटेल में पढ़ने ही है।
क्योंकि यहां पे अगेन क्या मिलेगा, ओवरव्यू, यहां पे ओवरव्यू है। तो आप जैसे ही फाउंडेशन से निकल के इंटर में जाओगे उस समय आपको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है, नेगोशिएबल पढ़ना है, तीन दोबारा पढ़ना है आपको एडवांस लेवल। लेकिन और 2-3 लॉ जुड़ जाएंगे। फाइनल में जाओगे ना, वहां फाइनल के में भी हम जब फाइनल में पढ़ाते हैं तब भी हम ऐसी दो ही क्लासिफिकेशन करते हैं, देखो कॉर्पोरेट लॉ, अलाइड लॉ। लेकिन उसमें जो अलाइड लॉ है वो ये वाले नहीं होंगे। वहां पे कौन से आएंगे, सेबी, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कंपटीशन एक्ट, ठीक है ना, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट, ये सारे अलाइड लॉ है, लेकिन वो पढ़ने आपको फाइनल में, ठीक है। इंटर में क्या पढ़ना है, ये तीनों और प्लस इन तीनों का एडवांस लेवल प्लस 3 लॉ और नए। फाउंडेशन में ये तीन ही पढ़ने और सिर्फ ओवरव्यू। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब इसको समरअप करता हूं। जो जो आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, जो भी फाउंडेशन में क्या पढ़ रहे हो, ये वाला फाउंडेशन में क्या पढ़ रहे हो, ये वाला, ये पूरा आपको एज इट इज इंटर में भी पढ़ना है, लेकिन एडवांस्ड लेवल, राइट। फाइनल में नहीं पढ़ना, फाइनल में ये नहीं पढ़ाएंगे, फाइनल में सीधा यहां से। और जो अलाइड लॉ होंगे वो भी बड़े एडवांस्ड लेवल के होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? अब चूंकि मैंने कहा कि ये फाउंडेशन में आपको कंपनी से ओवरव्यू लेना है, इन तीनों का भी ओवरव्यू लेना है, इंटर में बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाउंडेशन में इसको बड़े हल्के में ले लो कि यार अपने को तो ओवरव्यू तो लेना है अभी फाइनल इंटर में। अरे वो तो ठीक है, लेकिन फाउंडेशन पास तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, पहली चीज। तो आपके लिए ओवरव्यू जो हम बोल रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक आपने कंपनी से पढ़ा ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता। सुना होगा कंपनी होती है, प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है, लेकिन देखो एक सामान्य जो व्यक्ति की जानकारी है उसमें और एक प्रोफेशनल की नॉलेज में फर्क होता है, होना ही चाहिए। तो अब आप सीए में आ गए ना, अब आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहे। अब आप ये भूल जाएं कि जो लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल, लोग तो आज भी ये समझते हैं, सामान्य जानकारी में और एक्सपर्ट नॉलेज में डिफरेंस समझाता हूं। इसका मतलब क्या होता है, एट द रेट होता है ना, एट द रेट ही बोलते हैं ना, इसमें रेट का है। मेरा ईमेल आईडी ये है cadgupta85@yahoo.co.in, इसमें रेट का है क्या रेट इसमें कहीं बताओ का है, लेकिन पढ़ते बचपन से एट द रेट ही है, जबकि ये एट द रेट होता ही नहीं, ये एट द होता है। अब ये एट द बना कैसे था, ये आया कैसे था, बिल बनाते थे ना, बिलिंग करते थे जब, तो पहले बिलिंग हाथ से होती थी, आजकल तो कंप्यूटर से होने लग गई। अब बिल बनाते थे तो यहां पे आइटम नंबर 1, ठीक है, अब यहां ऐसे लिखना पड़ता था एट द 3 रुपए पर यूनिट, ठीक है, टोटल 500-1500 रुपए। तो ये जो एट द वर्ड था ना, इसको शॉर्ट में ऐड कर दिया, और ये रेट तो ये 3 रुपए थी, ये तो पढ़ते क्या थे, एट द रेट 3 रुपीज, तो एट द को शॉर्ट में एट द करा, रेट को नहीं, लेकिन हर कोई इसको एट द रेट पढ़े जा रहा है। अब जब हम लोग इसको, अच्छा आप किसी से भी बाहर जाके पूछोगे ना, वो एट द रेट ही बोलेगा, पूछ लो आप किसी से भी, बोलता ना। अब उससे पूछो कि यार ईमेल आईडी में रेट है कहां भाई, ईमेल आईडी में कहां है रेट, लेकिन नहीं एट द। और आपने बोला नहीं इसका मतलब एट द रेट नहीं होता, एट द होता है, बोलेगा तू ही गणा होशियार हो रखा है, पूरी दुनिया एट द रेट पढ़ रही है, कौन समझाए। लेकिन आप किसी कंप्यूटर इंजीनियर को समझाओगे वो समझ जाएगा, क्योंकि वो तो जानता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, समझ गए आप। तो देखो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल एंड अ कॉमन मैन, ओके। अ प्रोफेशनल ऑलवेज कैरी द टेक्निकल नॉलेज, हम सामान्य भाषा में बात नहीं करते। तो अब तक आपने सुना होगा कंपनी होती है, प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है, फर्क क्या है नहीं पता। आप बाहर किसी से निकलकर पूछो प्राइवेट पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है, बोलेगा नहीं पता। प्राइवेट जो बैंक होता है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी बैंक, आप इसको प्राइवेट बैंक मानते हो, इसका मतलब क्या है कि ये प्राइवेट बैंक है, राइट। तो मतलब प्राइवेट कंपनी हो गई, जबकि बैंक प्राइवेट कंपनी कभी बन ही नहीं सकता, पब्लिक कंपनी ही बैंक का बिजनेस कर सकता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट कंपनी होगी। अरे कौन समझाए उनको भाई, वो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट इसलिए है क्योंकि प्राइवेट लोग चला रहे हैं, राइट। ये डिफरेंस जो आप देख रहे हो, ये सुन रहे हो, ये आप में और एक सामान्य व्यक्ति की नॉलेज में फर्क होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर हम आपको ये लिखते हैं कि सीए फाउंडेशन में आपको कॉर्पोरेट लॉ का ओवरव्यू लेना है, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपको हल्के में लेना है, या आपको हमने बोला कि आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ओवरव्यू लेना है तो हल्के में नहीं, क्योंकि आपके लिए तो ये बिगिनिंग है,
और सबसे बड़ी बात, बिगिनिंग भी आपको टेक्निकली पढ़ना है। एक कॉमन मैन, अब आप भूल जाए कि आप एक कॉमन मैन है। सीए में आ गए ना आप, सीए में आने के बाद में आप कॉमन मैन नहीं रहे, ओके? तो हमें अब टेक्निकली बात करेंगे। और आज से 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद जब हमने पढ़ लिया, इनको लॉ पढ़ना चालू कर दिया, धीरे धीरे आपके और मेरे बीच में भी जो बात होगी ना, वो सेक्शन पे होगी, टेक्निकल होगी, कॉमन मैन वाली बात होगी ही नहीं, राइट? तो उसी पर्सपेक्टिव से आपको ये पढ़ना है। आगे बात समझ में? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को बात समझ में आ रही है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों को बेटा बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना बोलते रहो फटाफट से। एक जना तो चला ही गया, नेट चला गया क्या उसका? है? चलो कोई बात नहीं। अब हम चालू कहां से करेंगे? मैं आपको पहले बेटा कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक है? पहले हम कॉर्पोरेट लॉ वाला सेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम अलाइड लॉ पे जाएंगे। कॉर्पोरेट लॉ में जैसा मैंने आपको कहा कि आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है, और आज हम लोग बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं सारा। कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, और फिर कंपनीज एक्ट। अच्छा, अब इसको आगे पढ़ाने से पहले एक चीज बताना बहुत जरूरी है। क्या? जैसे ये हमने कंपनीज एक्ट पढ़ाया और अलाइड लॉ पढ़ाया, ठीक है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई बेटा? दिक्कत ये हो गई कि कंपनीज को रन करने के लिए कंपनीज एक्ट है, ठीक है? कंपनीज को रन करने के लिए कंपनीज एक्ट है। सारे बिजनेस तो कंपनी फॉर्म में होते नहीं। अब चूंकि सारे बिजनेस कंपनी फॉर्म में नहीं होते, तो जो बिजनेस अदर फॉर्म में है उनके बारे में कौन पढ़ाएगा? जैसे मैंने आपको कहा कि कंपनी के लिए सबसे मेजर एक्ट कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? और कंपनी के ऊपर अदर लॉ भी लगते हैं। अदर लॉ कौन कौन से लगते हैं? जैसे हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, और बहुत सारे और भी हैं जो हम कुछ इंटर में कुछ फाइनल में पढ़ेंगे। हमने कहा पार्टनरशिप फर्म, ये लोग परेशान हो गए, बोले साहब पार्टनरशिप एक्ट तो पढ़ाया नहीं। एक बच्चा बोला आकर कि सर अगर पार्टनरशिप बनानी पड़े तो वो कैसे बनेगी? भैया आपने कंपनी कैसे बनेगी ये तो बता दिया, मुझे नहीं बनानी कंपनी, मुझे तो पार्टनरशिप बनानी है, वो तो आपने बताया ही नहीं। बात तो ये भी ठीक है यार, अगर किसी को पार्टनरशिप बनानी हो तो क्या करे? कोई बच्चा बोलता है सर मुझे तो एलएलपी बनानी है, तो फिर इंस्टीट्यूट को लगा यार ये तो भाई सही बात है, एक्चुअली कंपनी कंपनी पढ़ा रहे हो आप, तो हर बिजनेस तो कंपनी फॉर्म में नहीं होता। आज बच्चा कंपनी बनाना सीख गया, उसको यही नहीं पता पार्टनरशिप कैसे बनती, उसको यही नहीं पता एलएलपी कैसे बनती, तो फिर कम इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में ये भी डाला, हाँ पार्टनरशिप एक्ट एंड एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी है, इनका भी ओवरव्यू पढ़ना, ये भी आपको, लेकिन ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि हमें तो आप सिर्फ कंपनी बनाना सिखा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी बनाना सिखाओगे, इसके अलावा आपको हमें पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी एक्ट भी पढ़ाना सिखाना पड़ेगा। तो जैसे आपका सीए फाउंडेशन का नया सिलेबस आया, ठीक है, आज से 2 साल पहले, तो जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप चालू कर दिया अभी 2 टाइम पहले से, आपका पहले तो सब्जेक्टिव पेपर हुआ, वो हुआ करता था एमसीक्यू वाला, अब तो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, ये तो पता है ना? सीए फाउंडेशन में सब्जेक्टिव पेपर होता है बेटा। हाँ पहले का, तभी तो बता रहा हूं सिलेबस में चेंज क्यों करना पड़ा। पहले क्या होता था? एमसीक्यू हुआ करता था, मुझे लगा अभी नहीं पता कि सब्जेक्टिव पेपर होता है। हाँ अभी तो पता है ना अच्छे से, पूरा पेपर आएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो उस समय जब जैसे सिलेबस चेंज करा तो हमें लगा यार ये काफी नहीं है कि सिर्फ कंपनी कैसे बनती है ये सिखा दिया गया, ये भी सिखाओ कि पार्टनरशिप कैसे बनता है, एलएलपी एक्ट कैसे बनता है। तो अब अच्छा, कई आकर बोला कि सर मुझे मेरा बिजनेस प्रोप्राइटरी बिजनेस में करना है। प्रोप्राइटरी का कोई एक्ट ही नहीं होता, पढ़ाएं कहां से? प्रोप्राइटरी बिजनेस का कोई एक्ट नहीं होता। जैसे आज आपको कंपनी बनानी है तो कंपनीज एक्ट है, आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है, पार्टनरशिप एक्ट है, आपको एलएलपी बनानी है, प्रोप्राइटरी बिजनेस करना है, कोई एक्ट नहीं है, चालू कर दो आप दुकान, कोई नहीं है, कोई एक्ट ही नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? मन में सवाल और होगा सर जीएसटी में तो कराना पड़ेगा, तो तीनों को कराना पड़ेगा, इनको भी कराना है, तो जीएसटी एक्ट रजिस्ट्रेशन कराना तो सबकी रिक्वायरमेंट है। आज अगर आप कंपनी बनाओगे तो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा,
पार्टनरशिप तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बाद में होगा, पहले कंपनी बनेगी फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा ना। पहले पार्टनरशिप बनेगी फिर जीएसटी में होगा, एलएलपी बनेगी फिर जीएसटी में। प्रोप्राइटरी में कुछ बनाना नहीं है, चालू कर दो। तो कोई एक्ट है ही नहीं, पढ़ाएं कहां से, समझे आप? कोई एक्ट नहीं है। कंपनी बनाने के लिए कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप बनाने के लिए पार्टनरशिप एक्ट है, एलएलपी बनाने के लिए एलएलपी एक्ट, और प्रोप्राइटरी बनाने के लिए नहीं है। इसलिए हमने तीनों एक्ट आपको पढ़ाए। तो अब आपके सिलेबस में सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं है, ओवर, इसीलिए कंपनीज एक्ट का सिर्फ ओवरव्यू डाला, समझ रहे हो आप? क्योंकि अगर हम आपको यहां पे कंपनीज एक्ट डिटेल में पढ़ाने लग गए तो फिर हम आपको ये दोनों नहीं पढ़ा पाएंगे। और अगर ये दोनों पढ़ाने हैं तो हमें इसको समरी फॉर्म में पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अब एटलीस्ट सीए फाउंडेशन से निकलने के बाद कंपनी के बारे में सब कुछ आपको नहीं पता, और कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है, कितने प्रकार हैं, ये आपको पता है। पार्टनरशिप एलएलपी के बारे में पता है। और इन तीनों को अपना बिजनेस करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जीएसटी एक्ट आप सी इंटर में पढ़ेंगे, ये तीनों भी पढ़ेंगे एडवांस लेवल, लेकिन जीएसटी एक्ट भी पढ़ेंगे। प्लस बिजनेस चलाने के लिए मैंने कहा अदर एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेसिक है बेटा, इसके बिना काम नहीं होता। नेगोशिएबल, लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या करा मालूम है? इंस्टीट्यूट बोला नेगोशिएबल, और इन सब में सबसे टफ मालूम है कौन सा है? इन वाले में, अलाइड लॉ वाले में, ये वाला। इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं नहीं, इसको फाउंडेशन से हटा दो, क्योंकि बहुत टिपिकल है, बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। 60 नंबर की तो लॉ है, सी इंटर में पूरी 100 नंबर की लॉ है, वहां पे ये रिपोर्टिंग नहीं है, पूरी 100 नंबर की लॉ है। तो वहां तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ 60 ही नंबर की है। तो इंस्टीट्यूट के बोले नहीं, अगर ये दोनों पढ़वाओगे ना तो फिर ये हटाना पड़ेगा। तो अब लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे इससे बड़ा खुश हूं। रीजन बीइंग, नेगोशिएबल वाकई में फाउंडेशन लेवल के बच्चे को पहले पढ़ते थे बच्चे, पर वो लेवल नहीं होता बच्चे, अभी तो गुस्सा है बेचारा लॉ में। आपने आते आते उसके ऊपर मिसाइलें डालनी चालू कर दी, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, कहां से पढ़ लेगा? ओवरव्यू दो, उसको सिखाओ कैसे कंपनी बनती है, एलएलपी कैसे बनता है, ठीक है ना, फिर वो अपना बिजनेस कैसे करते हैं। उनको बिजनेस में शुरू में आप क्या करोगे? माल खरीदोगे, बेचोगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स करोगे, कॉन्ट्रैक्ट, बस। इसके बाद नेगोशिएबल क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, सब इंटर में पढ़ेंगे। तो यहां से इन्होंने इसको हटा दिया। अब हमारे पास कुल मिलाकर कितने एक्ट रह गए बेटा? 5 एक्ट रह गए, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया था पीछे वाला नेगोशिएबल, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि सिलेबस में क्यों चेंज हुआ। अच्छा, सिलेबस में चेंज मालूम ही क्यों कर रहे हैं? जब हमें पुराना वाला पढ़ना नहीं, तो आप बता रहे अरे स्कैनर के क्वेश्चन करते ना बेटा, जब तुम स्कैनर के क्वेश्चन करोगे ना पास्ट, तब ऐसा होगा कि तुम्हें शायद गलती से कोई एक आध क्वेश्चन मिल जाए, तो तुम्हें ये ना लगे कि यार कहीं नेगोशिएबल हमारे सिलेबस में तो नहीं है। इसीलिए बताना पड़ता है। ऐसे तो सिलेबस बहुत बार चेंज हुआ, पर हम आपको जो रीसेंट आपके से पहले जो चेंज हुआ वही बताते हैं। तो अगर बाई चांस आपको कहीं कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन मिल जाए, घबराना मत, परेशान मत होना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं पढ़ना है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, और ये दोनों ही काफी है अपने आप के अंदर। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं? यहां तक अच्छे समझ में आ गया? अब हम आपको सिखाएंगे पहले कंपनी कैसे बनती है, फिर सिखाएंगे पार्टनरशिप कैसे बनती है, फिर सिखाएंगे एलएलपी कैसे बनती है, और फिर उसके बाद सिखाएंगे कि जो भी है कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, उनको अगर कोई गुड्स वगैरह बेचनी हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो किन बातों का ध्यान रखना है। इस पूरे में अगर कोई डाउट हो अपने सिलेबस को लेकर तो मुझसे पूछ लो आप एक बार फटाफट से। यदि कोई भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऑनलाइन वाले बच्चे भी सवाल पूछ सकते हैं बेटा। देखो, पहली चीज तो अभी आप ना इस बात पे दिमाग लगाओ मत कि हमें आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ाई नहीं है। तो हम लोग इस बात पे भी मैं बताऊंगा आपको आगे, हम बहुत सारी चीजें बताएंगे, हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं आपको, हम आपको ये भी बताएंगे कि आंसर कैसे लिखा जाता है, आपके क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, क्लास में प्रैक्टिस भी कराएंगे। यानी जैसे हमने आपको कंपनीज एक पढ़ा दिया, तो पढ़ाने के दौरान मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। उस पर ये भी बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, केस स्टडी बनेगा या सिंपल क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, ये भी बताऊंगा आंसर कैसे लिखना है। पूरा चैप्टर हो गया, कंपनी से पूरा हो गया मान लो, तो उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आपको
आंसर कैसे लिखना होता है, तो उसके लिए हम लोग पीछे जाके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो पढ़ते हैं। तभी तो मैंने आपको ये क्यों ऊपर बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, फिर बोल रहा हूं हटा रहा है क्यों, क्योंकि ये एग्जाम के क्वेश्चन करते समय ये बहुत प्रॉब्लम आता है हम लोगों को। बच्चे बोलते हैं अरे सर आपने नेगोशिएबल तो पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई नहीं है, और नहीं सर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो शुरू में जब हुआ ना पहले बैच में, उसके बाद से मैंने ऐसा करना चालू कर दिया। मैंने बच्चों को बोला नहीं नहीं बताना पड़ता है। तो हम उस समय पेपर में जब क्वेश्चन हम आपको कराते हैं तब हम ये तो सिखाते हैं आपको आंसर कैसे लिखना है, पर अभी अगर मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बताता हूं आपके समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कंटेंट क्या है, राइट। तो इसीलिए इस बात पे अभी दिमाग नहीं लगाओ कि आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे। अभी तो मुझे ये पढ़ना है कंपनी एक्ट होता क्या है, प्रोविजन क्या है, ये तो मेरे को पता चले। उसके बाद जाके हम आपको बताएंगे पार्टनरशिप में क्या है, फिर उसके बाद जाके एलएलपी में जब तीनों बनाने आ गए, गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ गया, फिर आंसर की बारी। तो खूब टाइम है उसके अंदर, अभी बताना बाकी, ठीक है। और बताओ, है ना। अच्छा, कंपनीज एक्ट के बारे में आपने 11th-12th में जो पढ़ा, उधर आपने बहुत जनरल चीजें पढ़ी, जैसे शेयर्स कैसे इश्यू होते हैं, राइट, शेयर प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। तो आपने जो वहां पढ़ा ना बेटा, वो भी आया लॉ से ही है। उदाहरण के लिए समझाता हूं, आपने एक चीज पढ़ी होगी इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, पढ़ा होगा। अब उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी कि प्रीमियम का हम यूज कहां कहां कर सकते हैं, पढ़ा होगा ना। नहीं याद है नहीं, उसको छोड़ दो, ये नहीं बोल रहा हूं याद है या नहीं, वो पुराना, वो तो हम दोबारा पढ़ाएंगे आपको। मैं तो आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूं कि आपने ये पढ़ा होगा कि जो प्रीमियम आता है उसका यूज कहां कहां कर सकते हैं। तो वो जो प्रोविजन आया, वो प्रोविजन आया कंपनी लॉ से। हाँ, यानी आपने जो 11th-12th में थोड़ा बहुत भी कंपनी के बारे में पढ़ा, वो सारा आया कंपनीज एक्ट से ही है, ठीक है ना। पार्टनरशिप आप पढ़कर आए होंगे, तो जैसे आपने एक प्रोविजन पढ़ा होगा कि अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में वो लोग जो भी, जैसे जो लोन है उसके ऊपर 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बड़ा। ये प्रोविजन आया पार्टनरशिप एक्ट से ही है। यानी कहने का मतलब ये है कि कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ने की शुरुआत तो आप 11वीं-12वीं में से कर चुके हैं, बस आपको तभी पता नहीं था कि जो आप ये पढ़ रहे हो ये कंपनीज एक्ट से आया है या पार्टनरशिप एक्ट से आया है। हाँ, एलएलपी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इनके बारे में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, राइट। तो हो सकता है अभी जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे बहुत सारी चीजें आपको 11th-12th की याद आएंगी, ठीक है ना। और ये ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बेटा जब आप इंटर में जाओगे ना, तो टीचर ये मान के चलता है कि आप फाउंडेशन में पढ़कर आए। मैं भी इंटर में पढ़ाता हूं, तो मैं जब जो मैं सोचता हूं वो सारे टीचर सोचते हैं कि यार ये बच्चा तो फाउंडेशन में पढ़कर आया, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से तो पढ़कर आया होगा, बेसिक तो पता ही होगा। तो मैं इंटर में आपको ये क्यों बताऊं कंपनी कितने प्रकार की होती। अब आपने फाउंडेशन में क्या सोचा था, अरे यार ओवरव्यू तो लेना है, इंटर में तो डिटेल में पढ़ाना ही है ना, पढ़ना ही है ना, तो इंटर में पढ़ेंगे। फाइनल वाला टीचर तो हाथ ही नहीं लगाएगा, क्योंकि वहां तो चालू ही 149 से हो रहा है। तो फाइनल वाला टीचर तो जब हम फाइनल में पढ़ाते हैं ना, हम बच्चे से पूछते ही नहीं है कि तुझे पता है कि नहीं पता है कंपनी का मतलब क्या रहता है, कंपनी कितने प्रकार की होती है। पता है तो भी बढ़िया, नहीं पता है तो भी बढ़िया, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, समझ गए आप। तो यदि फाउंडेशन में आपने ढंग से नहीं पढ़ाना, तो आप ये मान लो कि फिर इंटर और फाइनल दोनों में बिगड़ना ही है। इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना अच्छे से, ठीक है। और हम लोग जैसा मैंने आपको कहा, पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, फिर ये, यही हमारा सीक्वेंस रहेगा। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे पे और पांचवें, ठीक है। सब में ओवरव्यू ही है, तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब पहले बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की। कंपनी देखो बेटा, वैसे तो इंस्टीट्यूट ने ये डिफाइन नहीं कर रखा कि ये तो पूरा मिला मिलू के तो 60 नंबर का वेटेज है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ये डिफाइन नहीं कर रखा कि इसमें से किसका कितना कितना वेटेज है। ये तो हम लोग पास्ट एग्जाम के बेसिस पे ट्रेंड बना लेते हैं। बाकी आईसीआई ने नहीं बोला कि 60 में से ये 20 नंबर का, ये 15 नंबर का, ये 25 नंबर का, ये 30 नंबर का। हो सकता है 60 में से 35 नंबर का कंपनीज एक्ट आ जाए, हो सकता है 10 नंबर का ही आए। तो आप चैलेंज नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट को फिर इस बात के लिए, इसलिए आप ये मत याद रखिएगा। हाँ, ये मैं आपको पास्ट ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें से मिलेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये बात भी हाथ के हाथ कह रहा हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये तो मैंने मेरा बनाया हुआ ट्रेंड है, और मैंने ये ट्रेंड कैसे बनाया, जो पास्ट में एग्जाम में क्वेश्चंस है। इसलिए आपको इस बात पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि इन चारों पांचों का इंडिविजुअली वेटेज कितना है। समझ में आ गई अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया।
कंपनीज एक्ट 2013 की तरफ चलते हैं। पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो। नहीं होगा कोई बात नहीं, क्योंकि आप अब बहुत टाइम हो गया। 2014 1/4/2014 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 चला करता था। 1/4/2014 के बाद से कंपनीज एक्ट नाम इसका 2013 है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में बना, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से हुई? ये एप्लीकेबल हुआ बेटा एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल। ठीक है, एक चीज। अब कंपनीज एक्ट में हम सीधा बात करेंगे व्हाट इज अ कंपनी। सबसे पहली चीज तो हमें यह पता हो कि आखिर एक कंपनी होती क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो डिस्कशन है वो एक कंपनी के ऊपर है, ठीक है ना। और कंपनीज एक्ट की मैं ये बताऊंगा आपको कंपनीज एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में। पहले तो हमें कंपनी तो पता हो कि कंपनी क्या होती है। देखो, इसमें हम लोग यहां से जाएंगे। देखो, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ एज वी शैल। बस ये कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन है बेटा, और कंपनीज एक्ट ऐसी डेफिनेशन देता है बेकार से। बता रहा हूं सब बताऊंगा बेटा, सब बता रहा हूं। व्हाट इज अ कंपनी? हमने सोचा कि यार जब पूरा एक्ट बना हुआ है तो व्हाट इज अ कंपनी की डेफिनेशन तो कंपनीज एक्ट में होगी। तो हमने कंपनीज एक्ट को ही पढ़ना चालू करा कि यार कंपनीज एक्ट में जाके ढूंढते हैं कि एक कंपनी क्या होती है। वहां गए तो वो एक कहावत सुनी ना आपने, खोदा पहाड़ निकली चुईया। उन्होंने कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन क्या बताई? कंपनी मींस एनी एंटिटी विच इज इनकॉर्पोरेटेड मतलब बनाना, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूट करना। इनकॉर्पोरेटेड मतलब बनाना, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। कहने का मतलब ऐसी कोई भी एंटिटी जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई उसको कंपनी बोलो। अरे यार ये क्या डेफिनेशन है, ये कोई मीनिंग थोड़ी ना है। हमने तो सोचा था कंपनीज एक्ट को पढ़ेंगे तो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन तो दे ही रखी होगी। वो बोले कंपनी का मतलब जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। यानी आज अगर मैंने मेरे बिजनेस को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करा लिया तो मैं कंपनी बन गया। कंपनी होती क्या है ये तो बताओ। तो अब यहां बताते हैं हम कंपनी क्या होती है। कंपनीज एक्ट ने तो नहीं बताया, लेकिन हमने डेफिनेशन बनाई। एनी एंटिटी, ऐसी कोई भी एंटिटी इन विच people come together to do business, ठीक है, बाय शेयरिंग रिसोर्सेस। रिसोर्स बेटा एक ही होता है, मनी, ठीक है, एंड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा कोई भी एंटिटी जिसमें कुछ लोग साथ में आए बिजनेस करने के लिए। कैसे करेंगे बिजनेस? रिसोर्सेस को इकट्ठा करके आपस में और प्रॉफिट लॉस को शेयर करने में। लेकिन ये वाली तो फीचर पार्टनरशिप में भी होता है। पार्टनरशिप में भी यही होता है। आज 3 या 4 लोग मिले, सबने मिलकर पैसा लगाया और सबने प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस बनाया। तो फिर डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें डिफरेंस है लायबिलिटी इज लिमिटेड। इसका मतलब समझना बेटा जरा ध्यान से। यही वो फीचर है जिसकी वजह से एक कंपनी पार्टनरशिप से अलग होती है। जैसे आप, मैं, 2 जने हैं हम लोग, आज हम पार्टनरशिप करते हैं। मालूम है क्या होगा? आपने लगाया 1 लाख, मैंने लगाया 1 लाख, 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। अब इस 2 लाख रुपए से हम लोगों ने बिजनेस चालू कर, प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे, लॉस होगा तो भी हमें बांटना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए हमारा बिजनेस बहुत ही बैंकर, क्या चाह रहे हैं, बहुत ही बैंकर लॉस में चला गया और हालात ये हो गए कि बिजनेस में असेट है 10 करोड़ की, लायबिलिटी है 15 करोड़ की। तो ये जो 5 करोड़ की लायबिलिटी है ना बेटे, ये आपको और मेरे को अपने घर के बर्तन भांडे बेच के लाना पड़ेगा और चुकाना पड़ेगा, राइट। कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता।
कंपनी में आप और मैं बिजनेस चालू करें, 10 करोड़ रुपए की एसेट है, लायबिलिटी हो गई 15 करोड़, 5 करोड़ डूबेगा, क्रेडिटर का डूबेगा तो डूबेगा, मैं क्या करूं, हमारी लायबिलिटी 0 है। यानी जितनी कंपनी की एसेट उतने से आप जो पैसा दे सकते हो, लायबिलिटी चुका सकते हो, चुका दो, बाकी चुकाने के लिए मैं लायबल नहीं हूं। ये कंपनी का फायदा है। लेकिन कितना अच्छी बात है ना, अभी बताएंगे, सब बताएंगे, सारे सवालों के जवाब देंगे आपको। अभी थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, पहले कंपनी और पार्टनरशिप में तो फर्क समझें, फिर इसके बाद तो कंपनी और एलएलपी में फर्क समझेंगे। तो पहले ये तो समझें कि एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म से अलग कैसी, क्योंकि कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 में, कंपनीज एक्ट आया ओरिजिनली तो 1956 में आया था, 2013 में नया बना पुराने वाले के हिसाब से, बाद में आया एलएलपी एक्ट 2008 में। तो सबसे पहले क्या आया, पार्टनरशिप एक्ट। कुछ कमियां पार्टनरशिप में रही होंगी, इसीलिए तो कंपनी बनाना का प्रोविजन आया ना, वरना क्यों कंपनी के बारे में सोचते। और यही कमी थी, पार्टनर्स को घर से पैसा लाना पड़ता था, कितना बड़ा नुकसान हो रहा था। यह समस्या खत्म करने के लिए ही हमने क्या बनाया, कंपनी से। तो कंपनी में लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। एक चीज तो पहली बात तो समझे, कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी एंटिटी जिसमें कुछ लोग साथ में आते हैं बिजनेस करने के लिए, पैसा इकट्ठा करते हैं और प्रॉफिट लॉस कमाते हैं, लेकिन लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसके अलावा कंपनी हैज वेरियस अदर फीचर्स, और भी फीचर्स हैं। हमने सोचा जब हम पार्टनरशिप की कमियां दूर करने के लिए नया एंटिटी बना ही रहे हैं, कंपनी बना ही रहे हैं, तो कंपनी में और भी वो फीचर डाल दो जो कि पार्टनरशिप में परेशान करते थे। कैसे? सबसे पहला फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब एक पार्टनरशिप फर्म कभी भी पार्टनर से अलग नहीं होती। अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा कि आप और मैं, जो आपकी जो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है उसे आपको और मुझे पे करना पड़ रहा है। कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी की जो लायबिलिटी है वो पार्टनरशिप, कंपनी की जो लायबिलिटी है वो उसके मेंबर्स या जो उसके जो शेयर होल्डर है उनसे बिल्कुल अलग है। अभी हमने 2 मिनट पहले क्या बोला, कंपनी की जो लायबिलिटी है उसके मेंबर्स नहीं भरेंगे। आज कंपनी बन गई, अभी मैं आपको बताऊंगा, आज के लेक्चर में तो नहीं, कल के लेक्चर में बताऊंगा कंपनी बनती कैसे है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, तब आपको समझ में आएगा डिफरेंस की कंपनी और पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ इतना सा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो कंपनी जब बनती है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो उसके मेंबर से बिल्कुल अलग है। उसके जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी और कंपनी की लायबिलिटी बिल्कुल अलग। जैसे आप और मैंने कंपनी बनाई, मैंने पैसा लगा दिया 1 लाख रुपए, आपने लगाया 1 लाख, इससे मेरा 1 लाख से ज्यादा नहीं डूबेगा। कल को कंपनी बिजनेस चालू हो गया, बढ़िया चलता रहा, बहुत बढ़िया चलता रहा, ठीक है, 5-10 करोड़ की एसेट हो गई, बढ़िया चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे बिजनेस में नुकसान हुए, उधार हम लेते गए कि अभी और बिजनेस चलेगा, और लायबिलिटी हो गई 15 करोड़, चुकाने पड़ेंगे। 10 करोड़ एसेट है कंपनी की, वो सारी ले लो आप, 15 में से 10 करोड़ ही जाएंगे। मेरा और आपका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो 1-1 लाख रुपए लगाया था ना वो डूब जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। घर से कुछ नहीं लाना, जो शुरू में पैसा लगा दिया ना उसके अलावा कुछ नहीं डूबेगा। पार्टनरशिप फर्म में जो शुरू में पैसा लगाया वो भी डूबता है, और बाद में कम पड़ा ना वो डूबता है। लाना पड़ेगा तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, पार्टनर्स है तो है। और अगर हम दोनों में से एक भी पार्टनर ही पार्टनरशिप छोड़ के चला गया ना, बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। कंपनी में ऐसा नहीं होता, आप चले गए ना तो जाओ, आपकी जगह दूसरे को लेकर आएंगे हम लोग। हम दोनों भी चले गए तो भी कुछ नहीं होगा, कंपनी बंद नहीं होगी, हम दोनों की जगह कोई दूसरा आ जाएगा। कंपनी का एग्जिस्टेंस ही अलग है। अब ये एग्जिस्टेंस अलग बनता कैसे है और पार्टनरशिप में एग्जिस्टेंस अलग क्यों नहीं होता, ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही करेंगे। बेसिकली आज हमें इंट्रो करना था, इंट्रो के अंदर मेनली मुझे ये बताना था कि पहले जब ये नया सिलेबस नहीं आया उससे पहले क्या था। नया सिलेबस मतलब आपके अटेम्प्ट से नहीं आया, पहले से ही आ गया, डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां आपको क्या पढ़ना है, अलाइड लॉ में पहले क्या पढ़ना होता था, ठीक है, और यहां पे क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। आ रही बात समझ में? कोई डाउट नहीं इसके अंदर?
पक्का? गुड। चलिए और बेटा ऑनलाइन मुकुल, आपको बेटा कोई डाउट है क्या? मुकुल बेटा आपको कोई डाउट है क्या? नहीं, गुड, ठीक है।